दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या। जख्म के भरते तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या। ये दीवाने गालिब की 19th गज़ल है। आई थिंक मिर्ज़ा गालिब्स wit, sarcasm and imagination really shines through in this गज़ल। और इट आल्सो हैज़ ए लिरिकल क्वालिटी टू इट। पिछली कुछ गज़लों में जो टोन थी वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पेयर, वहशत की टोन थी। दिस इज़ मोर विटी एंड सरकास्टिक इन नेचर। तो आइए इसको पढ़ते हैं कि दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या। ज़ख्म के भरते तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या। एक चीज़ आपने इसके अंदर नोटिस की होगी, द यूज़ ऑफ द वर्ड जामेंगे, फरमावेंगे, समझावेंगे। तो फॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको कहना होगा कि नाखून न बढ़ जावेंगे क्या, तो आप जामेंगे शायद नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे जाएंगे क्या, राइट। लेकिन इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर दिया है, विच आई थिंक एड्स टू द ब्यूटी एंड द लिरिकल क्वालिटी ऑफ द गज़ल। दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या। ज़ख्म के भरते तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या। बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमावेंगे क्या। हज़रत नासे गरामे दीदा ओ दिल फ़र्श राह, कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझावेंगे क्या। आज वहाँ तेगो कफन बांधे हुए जाता हूँ मैं, उज़्र मेरे कत्ल करने में वो अब लावेंगे क्या। गर किया नासे ने हमको कैद अच्छा यूं सही, ये जुनूने इश्क के अंदाज छुट जावेंगे क्या। खाना ज़ादे जुल्फ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों, हैं गिरफ्तारे वफा जिंदा से घबरावेंगे क्या। है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद असद, है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खावेंगे क्या। तो पहला शेर देखते हैं कि दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, ज़ख्म के भरते तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या। तो लफ्ज़ जो इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, गम ख्वारी का मतलब है commiseration, like to express sympathy towards somebody, yeah, who is suffering, or like a true friend will sympathize with you, तो उसको गम ख्वारी बोलेंगे। और सही का मतलब है some sort of a purpose, enterprise, some making some sort of an effort, yeah। तो इसमें कहते हैं कि दोस्त गम ख्वारी में सही फरमावेंगे क्या, राइट। कि जो लफ्ज़ क्या है वो दो तीन तरह के इसके अंदर मीनिंग्स इंट्रोड्यूस कर देता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि जो मेरे दोस्त हैं वो इन दिस will my friends attempt to help me in my affliction, or will they express sympathy with me, or will they try to do something to comfort me। कि दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, राइट। तो उसके दो तीन मीनिंग्स ये हैं कि एक तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या वो मेरी मदद करने आएंगे, क्या वो मुझे कंफर्ट करने आएंगे। दूसरा ये कि वो क्या कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे मुझे, या। और आई थिंक ये दो मीनिंग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल के आते हैं कि क्या कंफर्ट वो मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। और पहला कि विल दे कम टू माई एड, विल दे कम टू कंफर्ट मी। और दूसरा ये है, लाइन ये है कि ज़ख्म के भरते तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या, या। तो देखिए कैसी ब्यूटीफुल इमेजरी है कि जो आशिक है इस केस में मिर्ज़ा गालिब साहब जो हैं वो यू नो अपने नाखूनों से अपने दिल को कुरेद रहे हैं, या। और ये जो सेल्फ इफ्लिक्टेड पेन है उसके अंदर उनको लज्जत मिलती है, राइट। ही फाइंड्स कंफर्ट इन द पेन, ही लाइक्स, ही इंजॉयज दैट पेन, राइट। ऑन द अदर हैंड he also expects some sort of relief from this pain, right। तो वो कहते हैं कि इफ़ेक्टिवली वो कहते हैं कि मेरे दोस्त इस केस के अंदर मेरी गमख्वारी करने के लिए आए तो हैं, लेकिन वो क्या मदद कर पाएंगे मेरी, राइट। तो वो क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर कि मेरे नाखून जो बड़े हुए हैं जिससे मैं अपने दिल को कुरेद कुरेद के अपना ज़ख्म निकाल रहा हूँ, खून निकाल रहा हूँ, उन नाखूनों को काट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ज़ख्म के भरते तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या। तो रिटोरिकल क्वेश्चन ये है कि जब तक मेरा ज़ख्म भरेगा, जब तक मुझे कोई रिलीफ मिलेगा, तो मेरे नाखून नहीं बढ़ जाएंगे दोबारा, या। तो मेरे जब नाखून बढ़ जाएंगे तो मैं फिर दोबारा उसी काम में लग जाऊंगा, अपने ज़ख्म को कुरेदने लग जाऊंगा, राइट।
तो इफ़ेक्टिवली मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे को कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, मेरे को रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकते। मेरी हालत ही ऐसी है कि अगर आप मेरी मदद करने की कोशिश भी करोगे, आई विल एंड अप बैक इन द स्टेट ऑफ मिजरी दैट आई वाज इन बिफोर। या तो आप मेरी मदद नहीं कर सकते। या तो आ, दोस्त कोशिश करेंगे क्या? अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद दोस्तों के ऊपर भी एक तंज है कि दोस्त मेरी मदद तो करते नहीं हैं, इस केस में क्या वो मेरी मदद करेंगे? और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो मेरी क्या मदद करेंगे? मैं तो इस स्टेट में आ चुका हूँ कि मेरी मदद अब की नहीं जा सकती। तो दोस्त गमख्वारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या? ज़ख्म के भरते तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या? दोबारा मेरे नाखून बढ़ जाएंगे तो मेरा ज़ख्म जो है वो तो हील ही नहीं कर पाएंगे कभी, क्योंकि मैं उनको कुरेदता रहूँगा, खून बहाता रहूँगा। तो अगला शेर देखिए कि बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमावेंगे क्या? तो इस केस के अंदर जो टोन है वो इस तरह की है कि जो आशिक है वो अपने महबूब की तरफ कुछ कंप्लेन कर रहा है, राइट? तो वो द लवर इज़ एजिटेटेड, राइट? महबूब जो है, जो बिलवड है, वो उसको अटेंशन नहीं दे रहा, वो इंडिफरेंस शो कर रहा है अपने आशिक की तरफ, जो कि शेर व शायरी के महबूबों की अक्सर आदत होती है। तो इसी चीज़ की वो कंप्लेन कर रहे हैं कि चलिए पहले इसको पढ़ते हैं कि बेनियाजी हद से गुजरी। बेनियाजी का मतलब है लाइक इन अटेंशन और इंडिपेंडेंस, कि वो हद से गुजर चुकी है ये महबूब तेरी, जो इन अटेंशन या इंडिपेंडेंस हमारी तरफ है, लैक ऑफ अटेंशन जो है वो अब हद से गुजर चुकी है। इट हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तक। बंदा परवर का मतलब होता है somebody दैट प्रोटेक्ट्स देयर सर्वेंट्स, जो किसी के बंदे हैं उनको प्रोटेक्ट करने वाला, उनकी देखभाल करने वाले को बंदा परवर कहेंगे। खुदा के लिए भी यूज़ किया जाता है, किसी बादशाह या किसी महबूब के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं कि बेनियाजी हद से गुजरी, कि तेरी जो अब बेनियाजी है, तेरी जो इन अटेंशन है, तेरा जो इंडिफरेंस है, वो अब हद से गुजर गया है। और ऐसा कब तक होता रहेगा ये बंदा परवर? बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिल, हम अपना हाल दिल तेरे को सुनाते रहेंगे, हम अपने दुखड़े तेरे को सुनाते रहेंगे, और आप फरमाएंगे क्या? और आप उनकी तरफ अटेंशन नहीं पे करेंगे, और फिर बदले में जब हम सुना के थक जाएंगे तो फिर आप कहेंगे क्या क्या कहा? या तो इफ़ेक्टिवली हम अपना हाल दिल सुना रहे हैं और महबूब जो है वो सुन नहीं रहा, बीच बीच में वो जाग के कह देता है क्या क्या फरमाया, एंड इट कॉजेज इन एजिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन इन द माइंड ऑफ द लवर, कि मैं तो अपना दुखड़ा गा गा के इसको सुना रहा हूँ और ये आगे से मुझे कह रही है क्या फरमाया आपने। या तो उसी बात की कंप्लेन जो है वो आशिक जो है वो कर रहा है कि महबूब जो है उसकी तरफ बेनियाजी इंडिफरेंस शो कर रही है। उसके हाल दिल जो कि दुख से भरा हुआ हाल दिल होगा ऑब्वियसली, उसको अटेंशन नहीं मिल रही, और बार बार यू नो शी आस्क्स व्हाट डिड यू से, एंड दैट फ्रस्ट्रेट्स द लवर। बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या? तो अगला शेर देखिए कि हज़रत नासे गरामें दी दाओ दिल फर्श राह, कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझावेंगे क्या? तो जो हज़रत नासे जो हैं, राइट, हज़रत इज़ लाइक लॉर्डशिप और नासे इज़ एन एडवाइज़र। तो नासे को अभी तक मैंने किसी पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया हुआ नहीं देखा। जो एडवाइज़र है, ये जो नासे है, नसीहत का लफ्ज़ भी इसी से आता है, उनको हमेशा नेगेटिव सेंस में ही दिखाया जाता है कि वो आपको फालतू की नसीहत देने के लिए आए हैं, वो आपके साथ आप के साथ गमख्वारी करने नहीं आए, आपको कंफर्ट करने के लिए नहीं आए हैं, आपका हाल दिल भी सुनने के लिए नहीं आए, वो आपको फालतू की नसीहतें देने के लिए आए हैं। वो नसीहतें रिलीजियस प्रॉपर्टी की नसीहतें हो सकती हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए उस तरह की नसीहतें हो सकती हैं, पर वो फालतू की नसीहतें हैं जिनको कि आशिक लोग, मिर्ज़ा गालिब जो है वेलकम नहीं करते।
पर इस केस के अंदर देखिए उन्होंने हज़रत नासे बोला है, राइट। सो दिस इज़ ए सरकास्टिक रिमार्क, राइट। हज़रत नासे, उनके दिल में रिस्पेक्ट नहीं है नासे के लिए, लेकिन वो उनको हमारी ज़ुबान में ऐसा किया जाता है कि सरकास्टिक वे में कहा जाता है कि देखो जी हज़रत नासे आए हैं। तो वो कहते हैं कि हज़रत नासे गरामे दीदाओ दिल फर्श राह, कि हम आँखें और अपना जो दिल है उनकी राह में बिछा देंगे। उनका माई आइज़ एंड हार्ट वुड बिकम लाइक कारपेट ऑन हिज पाथ, कि हम अपना दिलो जान बिछा देंगे उनकी राह में, या हज़रत नासे अगर आए हमारे घर पे तो। पर कोई मुझको ये समझा दो कि समझावेंगे क्या, राइट। तो नासिर साहब जो आपको सीख देने के लिए, समझाने के लिए आए हैं, तो कहते हैं कोई मुझे ये तो बताओ कि वो मुझे समझाएंगे क्या, राइट। मैं एक ऐसी स्टेट में पहुंच चुका हूँ, या वो स्टेट क्या है, वो प्यार में पागलपन हो सकता है, वो वहशत हो सकती है, वो सम काइंड ऑफ पैशन जिसका जुनून उनके दिमाग पे छा गया है, और नासिर साहब उनको एडवाइस देने आए हैं कि ये तरीका तेरा ठीक नहीं है। तो कहते हैं आई एम बियॉन्ड दैट एडवाइस नाउ, कि वो मेरे को आए तो हैं समझाने, पर मेरे को समझा नहीं सकते वो। सो दैट्स वाई ही पोजेस दिस रिटोरिकल क्वेश्चन कि कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझावेंगे क्या, राइट। व्हाट कैन ही एक्सप्लेन, व्हाट कैन ही डू फॉर मी एनीवेज, राइट। ही कैन नॉट persuade me to give up my independence, give up my madness, give up my free thinking, and he cannot convince me to follow the path of religion or the follow the proper code of conduct. वो सब चीज़ें जो है मेरे सामने चलने वाली नहीं है, मैं कन्विंस होने वाला नहीं हूँ, तो फिर वो मुझे समझावेंगे क्या, या हज़रत नासे गरामे दीद आओ दिल फर्श राह, कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझावेंगे क्या। तो अगला देखिए शेर की, आज वहाँ तेगो कफन बांधे हुए जाता हूँ मैं, उज़्र मेरे कत्ल करने में वो अब लामेंगे क्या। तो तेग का मतलब होता है स्वॉर्ड, कफन इज़ द श्राउड, जो कि जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर जो कपड़ा डाला जाता है वो कफन है। और उर्ज़ का मतलब होता है सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सक्यूज़। तो गालिब साहब जो हैं, जो आशिक हैं, वो अपने घर से निकल पड़े हैं अपने हाथ में तलवार लेकर और सर पे कफन बांधकर, मरने के लिए। वो मरना चाहते हैं, वो इश्क की राह में अपने महबूब के हाथों कत्ल होना चाहते हैं, राइट। तो पिछले एक शेर में देखा कि महबूब जो है वो तो बेनियाज है, वो इंडिफरेंट है। तो कहते हैं आज मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, राइट। मैंने, आप टेक्निकलिटीज़ में अगर सोचें तो महबूब के वहाँ वो गए हैं और उसको कहते हैं कि तू मुझे कत्ल कर दे आज। महबूब जो है वो या तो इंडिफरेंट है या उनको मारना नहीं चाहता, या तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना लेता है वो कि आज मेरे पास तलवार नहीं है तेरे को मारने के लिए। तो वो कहते हैं मैं तलवार भी साथ में लेके आया हूँ, तेरी लाश के ऊपर को कवर करने के लिए कफन नहीं है मेरे पास। तो कहते हैं मैं कफन भी अपने साथ में लेके आया हूँ, अब तू बता कि तेरे पास कौन सी एक्सक्यूज़ बाकी है मेरे को ना मारने की, है। तो वो प्यार और इश्क की राह में मरने के लिए निकल पड़े हैं, है। तो अब कत्ल का उन्होंने साजो सामान अपने साथ लिया है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा मेलो डाउन कर लें तो इफ़ेक्टिवली वो महबूब की अटेंशन चाहते हैं, या कि अब तेरे पास और क्या एक्सक्यूज़ है, तू मेरे को अटेंशन भी नहीं देती, और अब क्या कहते, तू वैसे ही मेरे को मतलब तड़पा तड़पा के मार रही है, तो मेरे को पूरी तरह से मार क्यों नहीं देती, वो भी तू करने को तैयार नहीं है। अब तेरे पास और एक्सक्यूज़ क्या बाकी है, मैं तलवार भी लेके आ गया हूँ मरने के लिए अपने साथ, जिससे तू मेरे को मार सकती है, कफन भी साथ में लेके आ गया हूँ, व्हाट एक्सक्यूज़ डू यू हैव, या। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो फिर भी कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकाल लेगी, राइट। महबूब जो है वो कोई उनको टॉर्मेंट करने की कोई और एक्सक्यूज़ फिर भी निकाल लेगी, राइट। no matter how much effort Mirza Ghalib puts in to take her excuses away. So overall, again, महबूब जो है उसके जुल्मों सितम की तरफ ही इशारा किया है इन्होंने कि वो हमको अटेंशन नहीं देता, हम मरने के लिए भी तैयार हैं उसके हाथों, लेकिन वो हमको मारने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसी हम सफ़रिंग की स्टेट में, महबूब के इंडिफरेंस की स्टेट में ही अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। आज वहाँ तेगो कफन बांधे हुए जाता हूँ मैं, उर्ज़ मेरे कत्ल करने में वो अब लामेंगे क्या, या व्हाट एक्सक्यूज़ विल शी फाइंड टू नॉट किल मी। तो अगला शेर देखें, ये फिर नासे साहब के लिए लिखा है कि घर किया नासे ने हमको कैद अच्छा यूं सही, ये जुनून इश्क के अंदाज छुट जावेंगे क्या, या। तो कहते हैं कि नासे साहब ने अगर हमको कैद भी कर लिया, हमको जेल में भी डाल दिया, राइट, तो ये जुनून इश्क के अंदाज छुट जावेंगे क्या,
जुनून इश्क मीन्स और जुनून इश्क के अंदाज इज़ लाइक द स्टाइल्स ऑफ द मैडनेस ऑफ पैशन, राइट। कि मैं तो एक जुनून से भरा हुआ आशिक हूँ, या मैं वहशी आशिक हूँ। तो मुझे कई बार जो वहशी या लोग अपना जो दिमाग खो बैठते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, सो दैट दे कैन नॉट बी ए न्यूसेंस टू द सोसाइटी एनी मोर। वो कहते हैं कि जो हज़रत नासे जो हैं वो अगर मुझे जेल में भी डलवा दें तो उससे कुछ होगा नहीं, ये जुनून इश्क के अंदाज़ छुट जाएंगे क्या, कि मेरे ये जो पागलपन का जो अंदाज़ है क्या वो छुट जाएगा जेल के अंदर बंद होकर भी। रिटोरिकल क्वेश्चन है, आंसर है कि नहीं छूटेगा। सो बॉटम लाइन इज मिर्ज़ा गालिब इज़ नॉट गोना गिव अप ऑन हिज पैशन, ऑन हिज मैडनेस, इवन इफ ही इज़ इम्प्रिजन्ड। तो एक अदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हेयर इज़ कि पहली लाइन में उन्होंने कैद होने की बात की है, इम्प्रिजनमेंट की बात की है, और दूसरी लाइन में छुट जाने की बात की है, राइट। So I think that's a deliberate word play on Mirza Ghalib's part. Like that is the beauty of his शायरी। वो इस तरह के इमेजरी क्रिएट करते हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि गर किया नासे ने हमको कैद, अच्छा यूँ सही, तो कैद होने की बात हो गई। दूसरी लाइन में ये जुनून इश्क के अंदाज छुट जाएंगे क्या, तो कैद से या किसी चीज़ से छुट जाने की बात हो गई। That's also I think a beautiful aspect to this शेर। जेल में रहेंगे वो, राइट, फिर भी जो उनके जुनून के अंदाज हैं वो नहीं छूटेंगे, उनका पागलपन, उनकी वहशत जो है वो नहीं जाएगी, जो कुछ मर्ज़ी कर लो आप। तो अगला शेर देखिए, वो भी ज़िंदा और जेल से रिलेटेड है कि खानाज़ादे ज़ुल्फ़ हैं ज़ंजीर से भागेंगे क्यों, हैं गिरफ्तारे वफ़ा जिंदा से घबरावेंगे क्या। तो खानाज़ाद मीन्स born in a house, yeah. Sometimes also used like a slave that is born in a specific master's house. तो कहते हैं खानाज़ादे ज़ुल्फ़, कि हम जो हमारी महबूब की ज़ुल्फ़ें हैं, जो उसके बाल हैं, उसके हम हेरिडिटरी स्लेव हैं, कि हम उसके ऑलरेडी ग़ुलाम हैं। वो जंजीरें जो हैं, खानाज़ादे ज़ुल्फ़ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों, राइट। वी आर कैप्टिव ऑफ the curls of the beloved, why would we flee away from the chains of imprisonment। कि खानाज़ादे ज़ुल्फ़ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों, कि हम ये जो दुनिया की जंजीरें हैं उनसे भागेंगे क्यों, हैं गिरफ्तारे वफ़ा जिंदा से घबरावेंगे क्या। कि वी आर कैप्टिव्स ऑफ फेथफुलनेस। गिरफ्तारे वफ़ा मीन्स कैप्टिव ऑफ फेथफुलनेस, कि हम ऑलरेडी गिरफ्तार वफ़ा हैं। जिंदा मीन्स प्रिजन। तो ये जो दुनिया की जो प्रिजन्स हैं उससे हम क्या घबराएंगे, राइट। हैं गिरफ्तार वफ़ा जिंदा से घबरावेंगे क्या। तो अनदर एस्पेक्ट टू दिस इज़ कि जो महबूब की ज़ुल्फ़ों की कैद जो है, या महबूब की ज़ुल्फ़ों की जो जंजीर है, वो रियल लाइफ की जंजीरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो महबूब अपनी ज़ुल्फ़ों में हमको ऐसे कस के बांध के रखता है। अब ज़ुल्फ़ों में लिटरली तो कोई कस के बांध के नहीं रखता। बॉटम लाइन ये है कि हम उसके प्यार में ऐसे बंधे हुए हैं कि ये जो दुनिया की कैद जो है उसके अंदर अगर हमको बंदी बनाया गया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पेन और सफरिंग में हमने एक्सपीरियंस की है प्यार में, उससे ये रियल लाइफ की जेल की प्रिजन और सफरिंग जो है वो कोई ज़्यादा नहीं है। तो हम तो महबूब की बॉन्डेज में ऑलरेडी रहते हैं, तो तुम उठा के हमको इस जेल में डाल भी दोगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको वी कैन हैंडल इट, वी कैन बेयर दैट इम्प्रिजनमेंट। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल शेयर। तो खानाज़ादे ज़ुल्फ़ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों, हैं गिरफ्तारे वफ़ा जिंदा से घबरावेंगे क्या। तो वी आर ऑलरेडी कैप्टिव ऑफ फेथफुलनेस and we are prisoners of her curls, and we do not fear the prisons of this world. We are not afraid of them. हमको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ऐसी सिचुएशंस से डील करने में। तो आखिरी शेर देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत शेर है और मशहूर भी है कि है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खावेंगे क्या। तो पहली लाइन देखें कि है अब इस मामूरे में। मामूरा it's like an inhabited place, like a city,
कहते कि इस मामूरे में क्या है, कहते गम उल्फत, कि देर इज़ ए स्केरसिटी ऑफ द ग्रीफ ऑफ लव, या गम उल्फत की यहाँ पे कहत है, या यहाँ पे स्केरसिटी है, इनफ अवेलेबल नहीं है। हमने ये माना कि दिल्ली में रहेंगे, खावेंगे क्या, या कि हमने माना कि हम दिल्ली में रहें तो सही, लेकिन खावेंगे क्या, या तो इसके इसके अंदर से बहुत सारे इनोवेटिव मीनिंग्स निकल के आते हैं। अगर आप लास्ट लाइन बाइट सेल्फ देख लें कि हमने ये माना कि दिल्ली में रहें, खावेंगे क्या, तो ये आज की डेट में भी कोई गरीब या कोई इमिग्रेंट दिल्ली में आता है तो वो ये लाइन यूज़ कर लेता है कि हमने ये माना कि दिल्ली में रहें, खावेंगे क्या, राइट। इतना एक्सपेंसिव शहर है वो, तो दिल्ली में रहेंगे तो रहना तो चाहते हो आप, लेकिन खाओगे क्या, वहाँ पे सर्वाइव क्या करोगे, राइट। तो ये लाइन बाइट इटसेल्फ इज़ टाइमलेस एंड इट कैन बी यूज्ड दिल्ली के अलावा किसी और लोकेशन के लिए भी, किसी और सिटी प्रदेश में आप गए हैं तो उस सिचुएशन के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस शेर की कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये है कि अब दिल्ली जो है उसमें हमारे महबूब नहीं रहे। तो जो आशिक लोग हैं मिर्ज़ा गालिब साहब की तरह, वो दे सर्वाइव ऑन द ग्रीफ ऑफ लव। तो गमे उल्फत जो है उनकी खुराक है वो, और गमे उल्फत कब मिलता है, जब वो आप किसी से इश्क करते हैं। तो आपका जो महबूब है जिससे आप इश्क करते हैं वो अब यहाँ नहीं रहा, तो आपको गमे उल्फत, उस प्यार का गम भी नहीं मिलेगा। वो प्यार का गम आपकी खुराक है, उसी पे आप सर्वाइव करते हैं, उसकी अब यहाँ पे स्केरसिटी हो गई है। यहाँ पे महबूब नहीं रहे आशिकों के लिए, या मिर्ज़ा गालिब साहब के लिए महबूब नहीं रहे यहाँ पे, तो अब इस शहर में उनका सर्वाइवल मुश्किल है। जो उनकी खुराक थी वो नहीं रही यहाँ पे, राइट। द थिंग दैट सस्टेन्ड हिम, वो उनकी दैट थिंग वाज गम उल्फत, के वो इश्क के गम को खा के या इश्क के गम ही पे ही ज़िंदा रहते थे। इश्क का गम ही जो था उनको सस्टेन करता था। अब वो नहीं रहा, इश्क की ये दुनिया नहीं रही, इश्क का ये शहर नहीं रहा, महबूब नहीं रहे, तो अब हम यहाँ पे रहेंगे, रहना तो चाहें लेकिन खावेंगे क्या, हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव इन दिस सिटी। तो I think this can be used in many different situations. Beautiful word play and beautiful imagination. फिर से इसको पढ़ देते हैं कि है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें, खावेंगे क्या। So that was the last share. I hope you enjoyed it.